Hi everyone, welcome to NEET PG series. I am Adesh from LearnoHub, the free learning platform जहां आप पढ़ते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी absolutely for free only at learnohub.com. तो बच्चों, आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। इस चैप्टर से एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पिछले 7 सालों में पूछे गए हैं नीट में, आइए आज के सेशन में देखते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को विद द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम है फ्रॉम नीट 2017। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। The question says, the DNA fragment separated on an agarose gel can be visualized after staining with. तो बच्चों, हमें बताना है जो भी DNA फ्रैगमेंट्स एग्रोस जेल पर सेपरेट हो जाते हैं उनको विजुअलाइज करने के लिए इनमें से किस डाई से स्टेन किया जाता है DNA फ्रैगमेंट्स को। ठीक है, चलो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए ब्रोमोफिनॉल ब्लू, ऑप्शन बी एनिलीन ब्लू, ऑप्शन सी इथिडियम ब्रोमाइड या फिर ऑप्शन डी एसेटोकार्बीन। कम ऑन, एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। आप सभी ने एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस पढ़ी थी और हमने देखा था आफ्टर द डीएनए फ्रैगमेंट्स हैव बीन सेपरेटेड उनको हम विजुअलाइज करते थे बाय स्टेनिंग देम विद अ डाई कॉल्ड इथिडियम ब्रोमाइड। सो इथिडियम ब्रोमाइड, जिसे हम ईटीबीआर ऐसे भी लिखते हैं, राइट, शॉर्टली इसको हम ऐसे भी लिखेंगे। तो ये जो ईटीबीआर है, इथिडियम ब्रोमाइड, इसका हम इस्तेमाल करते हैं टू स्टेन दीज डीएनए फ्रैगमेंट जो कि एग्रोस जेल पर प्रेजेंट है। और उसके बाद इन स्टेन्ड जो फ्रैगमेंट्स हैं उनको हम एक्सपोज करते हैं टू यूवी रेडिएशंस, और यूवी रेडिएशंस में वो डीएनए फ्रैगमेंट्स आपको कुछ ब्राइट बैंड्स की तरह नजर आते हैं और वो ब्राइट बैंड्स ऑरेंजिश कलर के होते हैं, राइट। सो द राइट आंसर इन दिस केस शुड बी ऑप्शन सी इथिडियम ब्रोमाइड। आई होप ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पर। अब देखो ये प्रॉब्लम क्या कह रही है। द प्रॉब्लम सेज डीएनए फ्रैगमेंट्स आर। अब यहां अगर आप देखोगे डीएनए फ्रैगमेंट से रिलेटेड आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है, और अगर आप ध्यान से ऑप्शंस को देखते हो तो आपको बेसिकली डीएनए फ्रैगमेंट्स के चार्ज को आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है डीएनए, या अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी ईदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज। तो क्या डीएनए फ्रैगमेंट्स अपने साइज के बेसिस पे पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं, या ऑप्शन सी न्यूट्रल, मतलब कोई चार्ज ही नहीं है डीएनए में, और ऑप्शन डी नेगेटिवली चार्ज्ड। अब ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर पता है। इसके बारे में इवन हम अपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में भी पढ़कर आए हैं। तो यू नो वेरी वेल, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड से बना है, राइट। अब न्यूक्लियोटाइड्स का एक कंपोनेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप, और फॉस्फेट क्या है, एक नेगेटिव रेडिकल है। नेगेटिव रेडिकल है तो वो डीएनए को कैसा चार्ज देगा, ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज, इसलिए डीएनए होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड। तो डीएनए फ्रैगमेंट्स इसीलिए देखा है आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस में हमेशा मूव होते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, है ना। तो इसका मतलब वो नेगेटिवली चार्ज होंगे बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस ही अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसीलिए द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन डी नेगेटिवली चार्ज्ड। सो बच्चों, लेट्स सी आवर प्रॉब्लम नंबर 3 नाउ। द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर डीएनए फ्रैगमेंट्स मूवमेंट ऑन एग्रोस जेल ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस के दौरान एग्रोस जेल पर जो डीएनए फ्रैगमेंट्स का मूवमेंट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल इनमें से कौन सा क्राइटेरियन है। ठीक है, ओके। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पॉजिटिवली चार्ज फ्रैगमेंट मूव टू द फार्देस्ट एंड। सो यहां बोला जा रहा है ऑप्शन ए में कि जो भी डीएनए फ्रैगमेंट पॉजिटिवली चार्ज होगा वो सबसे दूर तक जाएगा ऑन द एग्रोस जेल, या ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग नेगेटिवली चार्ज फ्रैगमेंट्स डू नॉट मूव। सो इसमें बोला जा रहा है कि जो नेगेटिवली चार्ज्ड फ्रैगमेंट्स हैं डीएनए के वो बिल्कुल मूव ही नहीं करते हैं ऑन द एग्रोस जेल। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी, द स्मॉलर द फ्रैगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स। तो यहां बोला जा रहा है जितना छोटा डीएनए का फ्रैगमेंट होगा उतना फार्दर, यानी कि उतना दूर तक वो एग्रोस जेल पर ट्रैवल करेगा। एंड द लास्ट वन इज द लार्जर द फ्रैगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स। तो भाई यहां बोला जा रहा है जितना बड़ा डीएनए का फ्रैगमेंट होगा वो उतना दूर तक ट्रैवल करेगा ऑन दी एग्रोस जेल। सो इनमें से कौन सा क्राइटेरिया जो है द राइट क्राइटेरिया है फॉर द मूवमेंट ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑन एग्रोस जेल। कम ऑन, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर पता है। जितना छोटा पार्टिकल उतना दूर तक ऑब्वियसली वो मूव करेगा। सो जितना छोटा फ्रैगमेंट साइज होगा डीएनए का उतना दूर तक वो जाता है एग्रोस जेल पर अंडर द इलेक्ट्रिसिटी। सो बेसिकली क्या होने वाला है, देखो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं इस तरीके से, यहाँ पर मैं रफली ड्रॉ करने वाला हूं। लेट सपोज ये हमारा एग्रोस जेल को मैं बना रहा हूं, थोड़ा सा बेयर करना विद द डायग्राम, राइट। तो यहां पर आपको क्या समझना है, यहां लेट सपोज मैंने ये वेल्स क्रिएट किए हैं डीएनए के लिए, जहां पर मैंने अपने डीएनए को लोड कर दिया, एंड इस तरीके से मैंने
इलेक्ट्रोड से इसको कनेक्ट भी कर लेना है। तो यहां पर मैंने लगा दिया नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यहां लगा दिया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं वो यहां से मूव करना स्टार्ट करेंगे ऑन दिस जेल। तो देखो जितना बड़ा पार्टिकल होगा उतना कम वो ट्रैवल करेगा, तो जितना बड़ा फ्रैगमेंट साइज होगा डीएनए का उतना सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे साइज छोटा होता जाएगा उतना ही वो आगे डिस्टेंस ट्रैवल करता जाएगा। सो स्मॉलर द फ्रैगमेंट ऑफ दी डीएनए फार्दर इट मूव्स, राइट। जितना छोटा डीएनए का फ्रैगमेंट उतना दूर तक वो एग्रोस जेल पर ट्रैवल करता है अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। सो इस बात को आपको याद रखना है एंड द राइट आंसर ऑब्वियसली वुड बी ऑप्शन सी इन दिस केस। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों नेक्स्ट वी हैव ऑन स्क्रीन इज प्रॉब्लम नंबर 4। आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम में हमसे क्या बोला जा रहा है। A gene whose expression helps to identify transformed cell is known as। तो एक ट्रांसफॉर्म्ड सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए इनमें से किस जीन का एक्सप्रेस होना इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सिलेक्टेबल मार्कर, ऑप्शन बी प्लाज्मिड, ऑप्शन सी वेक्टर या फिर ऑप्शन डी स्ट्रक्चरल जीन। सो कम ऑन बच्चों, यू नीड टू आइडेंटिफाई नाउ कि हमें अगर ट्रांसफॉर्म्ड सेल को, ट्रांसफॉर्म्ड सेल आई होप आप सभी याद कर रहे होगे भाई क्या होते हैं। सो ट्रांसफॉर्म्ड सेल जिन्हें हम इवन क्या बुलाते हैं, वी इवन कॉल देम ट्रांसफॉर्मेंट्स। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं ये बेसिकली कुछ ऐसे होस्ट सेल्स हैं इन विच द वेक्टर हैज एंटर्ड। तो हमारा जो वेक्टर है अगर किसी होस्ट सेल के अंदर एंटर कर जाता है तो ऐसा होस्ट सेल कहलाता है ट्रांसफॉर्म्ड सेल और द ट्रांसफॉर्मेंट। सो होस्ट सेल्स इन विच वेक्टर has entered is going to be referred to as transformants or the transformed cell। तो इमेजिन करो कुछ इस तरीके से कंडीशन कि हमने यहाँ पर कुछ बैक्टीरियल सेल्स बनाए हुए हैं। दिस इज वन बैक्टीरियल सेल, दिस इज अनदर बैक्टीरियल सेल, और ये इनका हमने बना दिया है जीनोमिक क्रोमोसोम, राइट। सो इनका ये जेनेटिक मटेरियल है। सो नाउ इमेजिन अगर मैंने इनके मीडियम में इस इकोलाई, सपोज हमने इकोलाई बैक्टीरियम लिया है, इनके कल्चर मीडियम में ऐड किए हैं अपने वेक्टर्स को। लेट्स सपोज प्लाज्मिड को हमने एंटर किया है विद अवर डिजायर्ड जीन। सो लेट्स इमेजिन कि ये हमारे प्लाज्मिड्स हैं जो कि इस मीडियम में इनके सराउंडिंग में प्रेजेंट है। तो जिस पर्टिकुलर होस्ट सेल के अंदर प्लाज्मिड एंटर कर जाएगा, लाइक दिस एंट्री ले ली है, तो ऐसा वाला जो होस्ट सेल है वो कहलाएगा ट्रांसफॉर्मेंट और दी ट्रांसफॉर्म्ड सेल, और जिसके अंदर एंट्री नहीं लेगा ये कहलाएगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। ओके, सो एक ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से डिस्टिंग्विश करने के लिए किस जीन का एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड है। तो इसमें रिक्वायरमेंट होना चाहिए बच्चों किसका, सिलेक्टेबल मार्कर जीन का। याद करो मैंने बताया था कि वेक्टर के अंदर सिलेक्टेबल मार्कर जीन होते हैं जो कि कुछ ना कुछ बड़े ही स्पेसिफिक एक कैरेक्टर प्रोवाइड करते हैं टू एनी पर्टिकुलर होस्ट सेल जिसके अंदर वो एंट्री लेने वाला है। इमेजिन करो, देखो कैसे मैंने आपको बताया था ये जो सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं ये कुछ बहुत ही अलग तरीके का फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कि हमने जीन देखे थे, तो याद है हमने देखा था कि जो PVR 322 हमारा प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर था उसके अंदर आपको एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन देखने को मिल रहे थे। दोज वर व्हाट, those were your antibiotic resistant gene। तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन अगर प्रेजेंट होगा दैट मीन्स वो वेक्टर जब भी किसी एक सेल के अंदर एंट्री लेगा तो वो सेल भी उस एम्पीसिलिन जो एंटीबायोटिक है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन हो सकता है, या फिर कोई भी कलरिंग रिएक्शंस में इन्वॉल्व एंजाइम को प्रोड्यूस करने वाले जो जीन्स हैं वो भी सिलेक्टेबल मार्कर्स हो सकते हैं। सो इस तरीके से सिलेक्टेबल मार्कर्स का जो प्रेजेंट होना है ना वो हमें हेल्प करता है। अगर ये ऑब्वियसली किसी सेल के अंदर, ये बैक्टीरियल सेल था, इमेजिन करो इसके अंदर हमने कोई भी प्लाज्मिड की एंट्री नहीं दिखाई है, इसमें कोई प्लाज्मिड एंटर ही नहीं किया है। अब प्लाज्मिड के पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन लेट्स सपोज प्रेजेंट था, इमेजिन करो इस तरीके से। सो यहां पर ये हमने मान लिया कि हमारा ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन इसमें प्रेजेंट था, यहां पर भी और लेट्स सपोज यहां पर भी। अब इस वाले बैक्टीरियल सेल के अंदर तो ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन आ गया ना, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पर आपको एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन मिल रहा है, बट यहाँ पर नहीं मिला। तो जब हम ऐसी बैक्टीरियल कॉलोनीज को सब्जेक्ट करेंगे टू दी एंटीबायोटिक एम्पीसिलिन तो क्या होगा, जितने भी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट थे
वो सभी के सभी किल हो जाएंगे। द रीजन बीइंग उनके पास कोई भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है। और वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन कौन लेकर आ रहा था? सिर्फ वेक्टर ही तो लेकर आ रहा था ना, ये वेक्टर जो प्लाज्मिड बेस्ड था। तो अगर ये एंट्री नहीं लिया, इसका मतलब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नहीं है। ओके, इसीलिए ये यहाँ पर डाई ऑफ कर जाएंगे और जो भी बैक्टीरियल कॉलोनीज जो है वो सर्वाइव करेंगी। इसका मतलब उन सभी बैक्टीरियल सेल्स के अंदर ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस कंटेनिंग जो हमारा सेलेक्टेबल मार्कर जीन है जो कि प्लाज्मिड के अंदर प्रेजेंट था, वो एंट्री ले चुका है, राइट, इन दीज सेल्स। तो इसका मतलब दे आर दी ट्रांसफॉर्मेंट। तो ट्रांसफॉर्मेंट को अगर मुझे सेपरेट रखना है, वी हैव टू डिस्टिंग्विश, आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए हमें एक्सप्रेशन चाहिए होगा कुछ सिलेक्टेबल मार्कर्स का। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा एंड द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन ए। तो बच्चों अब हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 5 को। द क्वेश्चन सेज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड। तो बच्चों मार्केटिंग करने से पहले जो एक्सप्रेस्ड प्रोटीन हमने सिंथेसाइज किया है जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रोसेस के थ्रू, उसको हम सेपरेट करते हैं और प्योरीफाई करते हैं। और इस प्रोसेस को हम एक्चुअली बुलाते क्या हैं? इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी बायो प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग या फिर ऑप्शन डी पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेसिंग। एंड द राइट आंसर वुड बी ऑब्वियसली डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये तो हमने देखा ही, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, जो भी हमने अपना प्रोटीन लार्ज स्केल पे बनाया हुआ है उसको पहले तो सेपरेट करते हैं और प्योरीफाई करते हैं और उसके बाद ही उसको मार्केट में अवेलेबल कराते हैं टू बी कमर्शियलाइज्ड। So the right answer would be option C in this case. तो बच्चों अब हम बढ़ने वाले हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 6 पर, जो कि है फ्रॉम द ईयर 2018 और ऐसा ही सेम क्वेश्चन नीट 2021 में भी पूछा गया था। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेप्स इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन विच इज PCR इज। तो PCR में होने वाले जितने भी स्टेप्स है ना, जिससे हम अंडरगो करवाते हैं अपने DNA फ्रैगमेंट को, जिससे उसकी मल्टीपल कॉपीज बनती है, मतलब जीन का एम्प्लीफिकेशन होता है। आपको उन करेक्ट स्टेप्स के ऑर्डर को आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम दीज ऑप्शन गिवन बिलो। और ये आपको वेरियस ऑर्डर में दे रखे हैं वही 3 स्टेप्स। अब आपको पहचानना है कौन सा करेक्ट है। एंड आई थिंक आपको ऑप्शंस की देखने की जरूरत भी नहीं है, आपको ऐसे ही आना चाहिए PCR के तीनों स्टेप्स को करेक्ट सीक्वेंस में आइडेंटिफाई करना। सबसे पहला स्टेप क्या होता था, हम अपने DNA फ्रैगमेंट्स की दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करवाते थे एट हायर टेम्परेचर, जैसे हम क्या बुलाते हैं, डीनेचुरेशन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होने वाला था, देखो जल्दी से मैं यहाँ पर PCR की जितनी भी स्टेप्स हैं उनको ऐसे समराइज कर दूंगा। आपके सामने यहाँ पर ये एक डबल स्टैंडर्ड DNA है, ठीक है। अब इस डबल स्टैंडर्ड DNA के मुझे मल्टीपल कॉपीज बनानी है, तो PCR अंडरगो करेगा भाई ये। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, इनकी दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करवा देंगे। तो ये स्ट्रैंड्स के बीच के बॉन्ड्स को हमने ब्रेक करवा दिया एट हायर टेम्परेचर और ये दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट हो गई। तो यहां पर इस स्टेप को हम नाम देंगे डीनेचुरेशन। सो दिस इज गोइंग टू बी डीनेचुरेशन। डीनेचर कर दिया हमने अपने DNA के स्ट्रक्चर को, फॉलोड बाय द नेक्स्ट स्टेप नाउ। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, देखो नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों सेपरेटेड DNA जो सेगमेंट्स हैं और स्ट्रैंड्स हैं, इनमें हम क्या करने वाले हैं, इनमें हम प्राइमर का अटैचमेंट करवाएंगे। तो इमेजिन करते हैं ये हमारी स्ट्रैंड थी। अब इन स्ट्रैंड्स पे हम कुछ शॉर्ट यहां पर स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेंगे, जिन्हें हम बुलाते हैं द प्राइमर। और प्राइमर की अटैचमेंट की जो प्रोसेस है, इसे हम नाम देते हैं ऑब्वियसली एनीलिंग, राइट। तो याद आ गया आप सभी को, ये एनीलिंग है। सो सेकेंड स्टेप वुड बी एनीलिंग। एंड लास्टली अब ये जो प्राइमर ऐड हो गए हैं, इनका इस्तेमाल करके हमारा जो थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज था, जिसे हम टैग पॉलीमरेज बुलाते थे, वो यहां सिंथेसिस करेगा फर्दर न्यूक्लियोटाइड्स का टू फॉर्म दी कंप्लीट ऑपोजिट स्ट्रैंड्स। तो इस तरीके से आप देखोगे, ये मैंने सेपरेटेड जो हमारे DNA सेगमेंट से अलग कर दिए इनको। यहां पर मैंने सपोज प्राइमर लगा दिए जो हमने लगाए हुए हैं, और उसके बाद अब आपको पता है आपका जो टैग पॉलीमरेज है वो क्या करेगा, फर्दर सिंथेसिस करेगा ऑपोजिट या फिर कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स का, और सेपरेशन के बाद यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा बेसिकली किनका, 2 कॉपीज ऑफ DNA का। तो देखो एक से हमने 2 बनाई, राइट। अब ये फर्दर स्टेप जो है आगे मूव ऑन करता रहेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, देखो यहाँ पर जो प्राइमर है उस पे अटैच होने के बाद, उससे बगल में अटैच होने के बाद टैग पॉलीमरेज एक्सटेंड कर रहा है किसके, स्ट्रैंड्स के सिंथेसिस को। तो इसका मतलब ये स्टेप कहलाएगा एक्सटेंशन। सो
करेक्ट ऑर्डर में अगर मुझे रिएक्शंस के स्टेप्स बताने हैं तो वन इज गोइंग टू बी डीनेचुरेशन फॉलोड बाय एनीलिंग एंड थर्ड इज एक्सटेंशन, और ये साइकिल इस तरीके से फर्दर रिपीट होती रहती है। सो यहां पर पहचानो जल्दी से करेक्ट सीक्वेंस कहां दे रखा है, एग्जैक्टली इन विच ऑप्शन, देखो डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन, दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। तो बच्चों हमारी स्क्रीन पर अब प्रेजेंट है प्रॉब्लम नंबर 7 जो कि है फ्रॉम द ईयर 2019। लेट्स सी ये क्वेश्चन क्या कहता है। Question says DNA precipitation out of a mixture of biomolecules can be achieved by treatment with। तो बच्चों अगर मेरे पास एक मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स है जिसे हम होमोजेनेट बुलाते हैं, उसमें से अगर मुझे डीएनए को प्रेसिपिटेट आउट करवाना है, मतलब मुझे उसको पीपीटी बनवाना है, प्रेसिपिटेट बनवाना है, तो उसके लिए मुझे इनमें से किस केमिकल से उसे ट्रीट करना पड़ेगा। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मिथेनॉल एट रूम टेम्परेचर, ऑप्शन बी चिल्ड क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन सी आइसोप्रोपेनॉल, या ऑप्शन डी चिल्ड इथेनॉल। एंड द राइट आंसर वुड बी ऑब्वियसली ऑप्शन डी चिल्ड इथेनॉल। आप सभी को याद आ गया होगा, इसे हम बुलाते हैं क्या, इस प्रोसेस को हम बुलाते थे स्पूलिंग ऑफ डीएनए। याद आ गया सभी को, तो इसे हम क्या नाम देते हैं, स्पूलिंग ऑफ डीएनए। इसमें कैसे आपने याद होगा, देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं, इमेजिन करो मेरे पास ये एक बीकर है, राइट, इस बीकर में मेरे पास एक होमोजेनेट प्रेजेंट है, एक होमोजेनाइजिंग सॉल्यूशन है जिसमें कि प्रेजेंट है ऑल द बायोमोलिक्यूल्स। सो लेट्स कंसीडर कि यहां पर देयर इज दिस मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स जिसे हम क्या टर्म देते हैं, होमोजेनेट, राइट। अब इस मिक्सचर में से मुझे डीएनए को प्रेसिपिटेट करवाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहां साइड से धीरे धीरे हम चिल्ड इथेनॉल को डालते जाएंगे धीरे धीरे, राइट। सो इफ यू नो मार्जिन से वी विल बी एडिंग चिल्ड इथेनॉल और कॉन्स्टेंटली अपने होमोजेनेट को स्टर करते रहेंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्पून। और ये जो स्पून होगी ये भी एक स्पेशल स्पून होगी। ये स्पून जो होगी वो कैसी होगी, देखो मैं दिखाता हूं। इस स्पून का जो बॉटम होगा, सो दिस इज गोइंग टू बी द स्पून, इसका बॉटम ना आपको ऐसे रिंग की तरह नजर आएगा। सो इट इज अ बॉटम रिंग्ड स्पून। सो व्हाट इज इट, दिस इज अ बॉटम रिंग्ड स्पून, ठीक है। और इस स्पून पे जैसे ही हम यहाँ चिल्ड इथेनॉल डालते जा रहे हैं होमोजेनेट में और कॉन्स्टेंटली स्टर करते जा रहे हैं, आप देखोगे डीएनए के जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो यहाँ पर इस तरीके से इस रिंग में इकट्ठे होने लगते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी द डीएनए प्रेसिपिटेट, राइट। तो ये एंटायर प्रोसेस स्पूलिंग की होती है, ओके। और ऑब्वियसली यहां पर इसके लिए रिक्वायरमेंट है चिल्ड इथेनॉल की, तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन डी चिल्ड इथेनॉल। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हमारे सामने प्रेजेंट है प्रॉब्लम नंबर 8। क्वेश्चन कह रहा है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो नीचे आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं रिगार्डिंग दी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स, और आपको उनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट या फिर कैरेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन और दिस कैरेक्टरिस्टिक, बोला जा रहा है द एंजाइम कट्स द शुगर फॉस्फेट बैकबोन एट स्पेसिफिक साइट्स ऑन ईच स्ट्रैंड। तो यहां बोला जा रहा है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स डीएनए की ईच स्ट्रैंड यानी कि दोनों स्ट्रैंड्स में शुगर फॉस्फेट जो बैकबोन होता है उसको कट करते हैं। ऑब्वियसली हमने देखा भी था ना, वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स जो कि शुगर और फॉस्फेट के बीच में प्रेजेंट होते हैं उनको ब्रेक करते हैं, राइट। और उसके बाद वो भी स्पेसिफिक साइट पर ही कट करते हैं। और याद करो उन स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को या साइट्स को हम क्या बुलाते थे, यस दे वर एक्चुअली स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, है ना। तो उनको हम पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस बुलाते हैं, राइट। और ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस हैं इनका क्या मतलब है, जिसको हम एक साइड से रीड करें और ऑपोजिट साइड से रीड करें तो वो दोनों सेम ही पढ़ने में आते हों। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं कि लेट्स सपोज ये डीएनए का सेगमेंट में बना रहा हूं, ठीक है, और यहां पर सीक्वेंस है GAATTC, ठीक है, ये एक स्ट्रैंड पे है और इस स्ट्रैंड का डायरेक्शन है लेट्स से 5' to 3'। तो जो इसकी एंटी
या फिर जो की ऑपोजिट स्ट्रैंड होगी, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगी, उस पे सीक्वेंस देखो क्या आएगा, जी के ऑपोजिट आएगा सी, ए के ऑपोजिट टी आएंगे, टी के ऑपोजिट ए आएंगे और सी के ऑपोजिट जी आएंगे, राइट। और ये हमारा इसका 5 प्राइम एंड होगा। तो देखो चाहे हम यहां से रीड करें, इस वाले एंड से 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, उनका सीक्वेंस देखो जी ए ए टी टी सी आ रहा है, और यहां से रीड करोगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, सो अगेन जी ए ए टी टी सी आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी सीक्वेंसेस जिनको एक ही डायरेक्शन में रीड करने पर ऑन द ऑपोजिट स्ट्रैंड्स सेम रीड करना पड़ता है, ऐसे वाले सीक्वेंसेस को हम बुलाते हैं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, और ये एक्चुअली सर्व करते हैं एज द रिकॉग्निशन साइट्स फॉर दीज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। तो इसका मतलब, और ये कट भी करेंगे इन दोनों ही स्ट्रैंड्स को, तो कट करते हैं दोनों स्ट्रैंड्स पे, इस बात को याद रखना है। तो इसलिए यहाँ पर आपको स्पेसिफिक साइट्स पर ईच स्ट्रैंड में कट देखने को मिलेगा। तो दैट मीन्स शुगर फॉस्फेट बैकबोन को ब्रेक करते हैं स्पेसिफिक साइट पर ईच स्ट्रैंड में, ये स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट है बच्चों। तो इसका मतलब इस स्टेटमेंट को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा बिकॉज वी हैव टू फाइंड इनकरेक्ट वन। ठीक है, चलो देखते हैं अपनी सेकंड स्टेटमेंट को, जो कि बोल रही है द एंजाइम रिकॉग्नाइजेस अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए। एग्जैक्टली, ये तो मैंने अभी आपको बताया है। ये जो स्पेसिफिक साइट है वो क्या है, एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है, राइट। एंड ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका मतलब वी हैव टू एलिमिनेट दिस वन आल्सो। देन देखते हैं ऑप्शन सी को, द एंजाइम कट्स डीएनए मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाइड पोजीशन विद इन द डीएनए। एग्जैक्टली, कुछ आइडेंटिफाइड रिकॉग्निशन साइट्स है ना, उन्हीं पे जाकर ये कट करता है, सब जगह जाकर कट नहीं करता है। दैट मीन्स व्हाट, ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ओके, इसको भी एलिमिनेट कर दो, तो ऑब्वियसली राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी ही होगा। लेट्स सी कैसे। द एंजाइम बाइंड्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स, जो कि करेक्ट है। ये एंजाइम डीएनए की स्पेसिफिक साइट्स पे बाइंड करता है एंड कट्स ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स। तो क्या ये डीएनए की दो स्ट्रैंड्स में से केवल एक स्ट्रैंड को ही कट करता है? जी नहीं, ये दोनों ही स्ट्रैंड्स को कट करता है एंड बिटवीन द सेम टू न्यूक्लियोटाइड्स। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने ये जो आपको स्पेसिफिक सीक्वेंस बताया ना, ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो कि रिकॉग्निशन साइट है, ये है फॉर द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसका नाम है इको R1। ठीक है, तो इको R1 का ये क्या है, रिकॉग्निशन साइट है। और जब ये पर्टिकुलर एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस सीक्वेंस को एनकाउंटर करता है, तो ये कट करता है दोनों ही स्ट्रैंड्स को बिटवीन द टू सेम न्यूक्लियोटाइड्स विच इज जी एंड ए के बीच में। तो देखो यहां पर ये कैसे कट करेगा, सो ये कट लगाता है, एक कट इधर पर जी और ए के बीच में, और दूसरी वाली स्ट्रैंड में भी यहां पर जी और ए के बीच में स्ट्रैंड पे कट लगाएगा। ठीक है, और इस तरीके से जब ये कट होगा तो आप देखोगे ये सीक्वेंसेस ऐसे सेपरेट हो जाते हैं। तो यहां पर ओवरहैंगिंग कुछ आपको न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, और ऐसे एंड्स जो बनते हैं उन्हें हम स्टिकी एंड्स बुलाते हैं। और ये जो कट देखने को मिल रहा है, देखो ये सीधा नहीं है, ये टेढ़ा कट है, तो इसको हम स्टैगर्ड कट बुलाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक स्ट्रैंड नहीं, दोनों ही स्ट्रैंड्स पर कट लगता है बाय द एक्टिविटी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। दैट मींस ये वाली स्टेटमेंट ही हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी, और इसी को हमें फाइंड करना था। सो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन डी इन दिस केस। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका होगा कि कौन सा ऑप्शन कैसे करेक्ट हुआ। तो बच्चों, अब हमारे सामने है नीट 2020 का क्वेश्चन विच इज प्रॉब्लम नंबर 9 नाउ। एंड इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में प्रेजेंट जो एग्रोस जेल पर डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं, उनको हम विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं। देखो ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहला ही क्वेश्चन आज के सेशन का देखा था, राइट। अब यहाँ पर थोड़े से डिटेल ज्यादा थे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को वापस से इंक्लूड कर दिया। सो यहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन ए इथीरियम ब्रोमाइड इन द इंफ्रारेड रेडिएशन, ऑप्शन बी इथीरियम ब्रोमाइड इन द यूवी रेडिएशन, ऑप्शन सी एसिटोकार्मीन इन ब्राइट ब्लू लाइट, या फिर ऑप्शन डी एसिटोकार्मीन इन यूवी रेडिएशन। And the right answer would be ethidium bromide, but in the UV radiation, not infrared. So याद रखिएगा, ethidium bromide जो डाई है उसे स्टेन करने के बाद हम उस पर्टिकुलर फ्रैगमेंट्स को एक्सपोज करते हैं टू व्हाट, दी यूवी रेडिएशन, जिनमें ये ब्राइट ऑरेंज बैंड्स के फॉर्म में नजर आते हैं, और इस तरीके से हम डीएनए फ्रैगमेंट्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। सो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। सो बच्चों, आइए बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 10 पर। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए क्या बोला जा रहा है, टू आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स है, उनसे रिलेटेड आपको एक रॉन्ग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम दीज ऑप्शंस गिवन बिलो। चलिए ऑप्शन ए को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए, स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइंड बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो स्टिकी एंड्स बनते हैं स्टैगर्ड कट लगने के बाद बाय द एक्टिविटी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उनको ज्वाइन किया जा सकता है यूजिंग डीएनए लाइगेसेस अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट।
स्टेटमेंट बी कह रहा है दे कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट पैलिंड्रोमिक साइट्स। तो इसके अकॉर्डिंग बोला जा रहा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस जो हैं वो डीएनए के स्ट्रैंड को कट करते हैं स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक साइट्स पे, जो कि आप जानते हो करेक्ट स्टेटमेंट ही है। Then we have option C that says each restriction enzyme functions by inspecting the length of the DNA sequence। तो बोला जा रहा है जो restriction enzyme होते हैं वो बेसिकली फंक्शन जो अपना काम करते हैं ना कट करने का डीएनए स्ट्रैंड्स को, वो तभी करते हैं जब वो डीएनए सीक्वेंस की लेंथ को इंस्पेक्ट कर लेते हैं। ओके, एंड देन वी हैव ऑप्शन डी दैट सेज दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको लगता है गलत है? एग्जैक्टली यहां गलत होने वाली है पहली वाली स्टेटमेंट। अब बच्चे जो थे वो ए और सी में ही डेफिनेटली कंफ्यूज होने वाले हैं। देखो, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है जो स्टिकी एंड्स हैं उनको ज्वाइन करने के लिए डीएनए लाइगेजेस की जरूरत होती है। डू यू थिंक सो? ऑब्वियसली देखो, जो भी स्टिकी एंड्स होते हैं उनमें क्या है, ओवरहैंगिंग डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंसेस प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल मैं वही इको R1 की ही रेस्ट्रिक्शन साइट यानी कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को लेने वाला हूं। तो देखो मेरे पास इमेजिन करो यहां पर प्रेजेंट है ये सीक्वेंस GAATTC, ओके, और ये 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन रीडिंग में आ रहा है। ठीक है, अब इसकी ऑपोजिट स्ट्रैंड पे ऑब्वियसली यहां पर हमारे पास प्रेजेंट होगी 3 प्राइम स्ट्रैंड और यहां आने वाला है सीक्वेंस CTTAAG, ये 5 प्राइम है। तो मतलब हमने क्या किया है, अगर मैं इस डायरेक्शन से रीड करूं तो भी ये सेम आएगा GAATTC, और यहां से रीड करूं तो अगेन GAATTC। तो ये हमारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस है, राइट। अब देखो आपको पता है अगर मैं इस सीक्वेंस को जो कि रिकग्निशन सीक्वेंस है फॉर इको R1 इसे ट्रीट करवा दूं, तो मैंने लेट सपोज इको R1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से इसको कट करवाया। अब आपको ये बात पता है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो क्या करता है, इस सीक्वेंस में G और A न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कट लगाता है और एक स्टैगर्ड कट देगा। तो मतलब यहां पर ये इस तरीके से इन दोनों स्ट्रैंड्स का सेपरेशन करेगा। अब हाउ, लेट्स सी जो हमारे कट सीक्वेंसेस आएंगे वो कैसे दिखाई देंगे। तो यहां पर मैंने आपको बताया था 5 प्राइम एंड है और यहां पर G जो था उसके बीच में कट लगा, G और A के बीच में। तो G यहां से सेपरेट हुआ। तो देखो ये तो 5 प्राइम एंड है यानी कि ग्वानिन का यहां पर क्या प्रेजेंट था, फॉस्फेट ग्रुप। तो यहां पर इसके पास केवल रह जाएगा इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कि इंडिकेट करता है किस डायरेक्शन को, 3 प्राइम एंड को। तो ग्वानिन का ये 3 प्राइम एंड रह गया, ठीक है। और अगर मैं आगे का सीक्वेंस देखूं तो यहां क्या रहेगा, देखो सोचो यहां पर हमारे पास क्या सीक्वेंस था, AATTC, राइट, और यहां पर ऑलरेडी 3 प्राइम एंड प्रेजेंट है। तो इसका मतलब एडेनिन का यहां पर 5 प्राइम एंड प्रेजेंट होगा और 5 प्राइम एंड पे क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, याद करो, फॉस्फेट ग्रुप। तो ये इंडिकेट कर रहा है इस कट स्ट्रैंड का 5 प्राइम एंड। आ गया समझ के नहीं? ठीक है, चलो देन उसके बाद अगर हम इस वाले सीक्वेंस को देखें, राइट, नीचे वाला, सो अगेन वी हैव 3 प्राइम एंड जहां पर हमारे पास सीक्वेंस होगा CTTAA। तो CTTAA ये सीक्वेंस है ना। अब देखो 3 प्राइम एंड यहां फ्री है, तो इसका मतलब एडेनिन का यहां पर 5 प्राइम एंड फ्री होगा और 5 प्राइम एंड पे प्रेजेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो इसका मतलब दिस इज माय 5 प्राइम एंड। ये बात भी आ गया समझ। और सेपरेटेड होने के बाद वी हैव लेफ्ट विद ओनली G ओवर हियर। और आपको पता है G के आगे यहाँ पर 5 प्राइम एंड लगा हुआ है, इसका मतलब ये इसका 5 प्राइम एंड है। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका 3 प्राइम एंड जिसपे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो फ्री है। अब देखो आपने क्या चीज नोटिस किया है, दोनों ही स्ट्रैंड्स में बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड्स बनाने के लिए आपको एक फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है ना, और वो एकदम पास पास है। तो ऐसे में आपको किसी डीएनए लाइगेज की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी इनको ज्वाइन करवाने के लिए, बिकॉज दीज फंक्शनल ग्रुप्स जो कि रिक्वायर्ड हैं टू फॉर्म द बॉन्ड्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इतने पास है। तो ऑब्वियसली इनमें स्पॉन्टेनियसली ही अपने आप से ही बॉन्ड बन जाता है। तो एज सच आपको देखने को मिलेगा कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डेफिनेटली वर्क करेगा और इनके बीच में अपने आप से बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो ऐसी स्ट्रैंड्स को जो स्टिकी एंड्स हैं उनको ज्वाइन करने के लिए यू डू नॉट रिक्वायर व्हाट, डीएनए लाइगेसेस। इसीलिए यहां पर आप देखोगे इनके बीच में भी बॉन्ड होने वाला है, ओके, और यहां पर भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लाइगेस। तो इसका मतलब हमारा जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो ऑप्शन ए ही होगा। सो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, ओके। एंड एज यू
कैन रिमेंबर, अगर आपने कॉन्सेप्ट अराउंड देखा है, मैंने आपको बताया था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो डीएनए सेगमेंट की क्या करते हैं, लेंथ को इंस्पेक्ट करने के बाद ही कट्स लगाते हैं। सो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। सो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन ए। आई होप यू गॉट इट राइट। तो बच्चों नेक्स्ट वी हैव इज प्रॉब्लम नंबर 11 जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको हम अभी तक डिस्कस भी कर लिए हैं। सो द क्वेश्चन सेज द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय EcoR1 इज। तो EcoR1 नाम का जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो इनमें से किस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट सीक्वेंसेस दे रखे हैं और मैंने आपको ऐसे याद भी करवाया है, आपको बस याद ही रखना है। अब देखो याद करने में सीक्वेंस तो हम ऐसे बोल लेते हैं GAATTC, बट किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन रीड करने पे, ऑलवेज रिमेंबर डायरेक्शन का जो मतलब जो रीडिंग का डायरेक्शन होगा दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यहां से हम सीक्वेंस को GAATTC के फॉर्म में रीड करते हैं। ओके तो इसका मतलब 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन पे जाने में ही ये सीक्वेंस आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर कहाँ देखने को मिल रहा है, GAATTC यहाँ देखने को मिल रहा है और कहीं है नहीं, हाँ यहाँ पर भी है लेकिन वो GGACC है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा राइट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। तो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन जाने में GAATTC और यहाँ नीचे पे भी देखिए इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, तो अगेन इस डायरेक्शन में इसका सेम रीडिंग फ्रेम आएगा। सो हेंस द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। तो बच्चों अब हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 12 को। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम बोला जा रहा है द सीक्वेंस दैट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड DNA इन द वेक्टर इज टर्म्ड एज। तो एक वेक्टर पे इमेजिन करो, लेट्स सपोज मेरे पास एक प्लाज्मिड वेस्ट वेक्टर है, तो इस वेक्टर में मैंने अपना एक DNA इंसर्ट करवाया है, डिजायर्ड जो मेरा जीन है। सो लेट्स सपोज ये मेरा डिजायर्ड जीन है ओवर हियर, ठीक है। तो इस डिजायर्ड जीन की कितनी नंबर ऑफ कॉपीज बनेंगी इन दी होस्ट सेल, वो इनमें से किस सीक्वेंस से डिटरमिन होता है। तो सीक्वेंस जिससे एक्चुअली नंबर ऑफ कॉपीज डिटरमिन होती हैं उसको हम क्या बुलाते हैं, रादर वी हैव टू फाइंड फ्रॉम दीज ऑप्शंस गिवन बिलो। सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए रिकॉग्निशन साइट, ऑप्शन बी ORI साइट, या फिर ऑप्शन सी सिलेक्टेबल मार्कर, या ऑप्शन डी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। एंड द राइट आंसर वुड बी, कम ऑन हु विल टेल मी, द राइट आंसर ओवर हियर शुड बी द ORI साइट which is the origin of replication। देखो भाई प्लाज्मिड में ही इस वेक्टर के अंदर ही, यहां पर मैंने प्लाज्मिड लिया है, कोई और भी वेक्टर होता तो उन सभी में आपको एक ORI साइट मिलती है। ये जो ORI साइट है ना, ये ORI साइट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब यहीं से इस प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो जब प्लाज्मिड का DNA रेप्लिकेट करेगा तो उसमें इंसर्टेड ये जो हमारा डिजायर्ड जीन है ना, दिस डिजायर्ड जीन, ये भी रेप्लिकेट करेगा। तो इस डिजायर्ड जीन की मल्टीपल कॉपीज उतनी बार बनेंगी जितनी बार ये प्लाज्मिड जो है वो रेप्लिकेट करेगा, और ओरिजिन हमेशा इसी पॉइंट से होगा रेप्लिकेशन का। तो एज मेनी नंबर ऑफ कॉपीज जो है वो बनेंगी जितनी की रेप्लिकेशन अंडरगो होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ORI साइट ही डिटरमिन करेगा कि कितनी रेप्लिकेशन ये प्लाज्मिड अंडरगो करेगा, और प्लाज्मिड के साथ साथ डिजायर्ड जीन का भी यहाँ पर रेप्लिकेशन होगा। दैट मींस द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड DNA कैन बी डिटरमिन्ड बाय द ORI सीक्वेंस, ठीक है। तो ORI सीक्वेंस, जो ORI साइट है, वो एक ऐसा सीक्वेंस है जो कि कंट्रोल करता है कि कितनी कॉपीज बनेंगी, जितनी कॉपीज प्लाज्मिड या वेक्टर की उतनी ज्यादा कॉपीज आपके डिजायर्ड जीन की। तो इसका मतलब राइट आंसर वुड बी ऑप्शन बी ORI साइट। तो बच्चों अब हमारे सामने प्रेजेंट है प्रॉब्लम नंबर 30, जिसमें बोला जा रहा है टू चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको यहाँ पर हर एक ऑप्शन में कुछ पेयर दे रखे हैं बच्चों, वी हैव टू फाइंड आउट कौन सा पेयर करेक्ट है, ठीक है। चलिए पहला जो ऑप्शन है इट सेज एक्सोन्यूक्लियसेस, और उसको मैच किया गया है विद मिक्स कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन DNA। सो DNA में कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस पे जाके कट लगाता है विद इन DNA, राइट। सो डू यू थिंक इट इज राइट। देखो नाम बता रहा है एक्सोन्यूक्लियस, मतलब ये DNA के एंड्स पे कट लगाता है, DNA के विद इन नहीं, राइट। तो इसका मतलब ये तो रॉन्ग हो गया। So this is the wrong match. Then we have option B saying ligases join the two DNA molecules. This is perfectly correct. Ligases मैंने जैसा कि बताया भी है, इस चैप्टर में भी molecular basis of inheritance में भी पढ़ाया था कि जो भी DNA के fragments होते हैं उनको join करने का काम यहाँ पर ligases करते हैं, ठीक है। So they join the two DNA molecules. So remember this thing very well. This is the right answer. But जैसा कि हमने देखा भी था ना, जब DNA रेप्लिकेशन होता है तो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को भी ज्वाइन करने के लिए लाइगेसेस वर रिक्वायर्ड, DNA लाइगेज, ठीक है। पॉलीमरेसेस, लेट्स सी, इनको भी देख लेते हैं। सो पॉलीमरेसेस ब्रेक द DNA इनटू फ्रैगमेंट्स, जी नहीं, यहाँ पर पॉलीमरेसेस जो हैं वो रादर न्यूक्लियोटाइड ऐड करके स्ट्रैंड का सिंथेसिस करते हैं DNA का, तो वो DNA को सिंथेसाइज करते हैं ना कि ब्रेक करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज द रॉन्ग वन।
Then we have the D matching which says nucleases separate the two strands of DNA. डीएनए की स्ट्रैंड को सेपरेट करने के लिए यू डू नॉट रिक्वायर एनी एंजाइम, उसके लिए हाई टेम्परेचर्स रिक्वायर्ड होते हैं। न्यूक्लियसेस तो डाइजेस्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स को, जिसमें हमारे एक्सोन्यूक्लियसेस और एंडोन्यूक्लियसेस आते हैं, तो वो कट्स लगाते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास ये वाला भी जो मैच है वो रॉन्ग है। Hence the right answer would be obviously option B. तो बच्चों अब हमारे सामने है 2021 का क्वेश्चन which is as problem number 14 over here, और इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है during the purification process for the recombinant DNA technology, addition of chilled ethanol precipitates out. तो भाई जब हम यहाँ पर recombinant DNA टेक्नोलॉजी में प्योरिफिकेशन प्रोसेस कर रहे होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स में से हम अपने स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को सेग्रीगेट कर रहे होते हैं, सेपरेट कर रहे होते हैं, तो जब हम चिल्ड इथेनॉल डालते हैं तो वो आखिर क्या प्रेसिपिटेट कर देता है, कौन सा बायोमोलिक्यूल को वो प्रेसिपिटेट करता है। देखो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी करके आए हैं, बट यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का ढंग जो है वो थोड़ा सा अलग है, इसलिए वापस से इंक्लूड किया है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए पॉलीसैकेराइड्स, ऑप्शन बी आरएनए, ऑप्शन सी डीएनए, या फिर ऑप्शन डी हिस्टोन प्रोटीन्स। सो एज आई टोल्ड यू, जब भी आपके पास एक मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स होगा, जैसे हम होमोजेनेट बुलाएंगे, तो उसमें आप चिल्ड इथेनॉल जब डालते हो तो डीएनए प्रेसिपिटेट आउट होता है। तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन सी डीएनए। ओके, और इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं स्पूलिंग। तो बच्चों आइए बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 15 पर। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम, लेट्स सी, प्लाज्मिड PBr322 has PHD1 restriction enzyme site within the gene ampicillin resistance. तो ampicillin resistance कन्फर करने वाले जीन के अंदर आपको एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का रिकग्निशन सीक्वेंस मिलता है, और वो रिकग्निशन सीक्वेंस है ऑफ द एंजाइम और द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कॉल्ड PHD1, जो कि प्रोविडेंशिया स्टुअर्टा से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो PBr322 की ये जो कंडीशन है ना, इसको हम यहाँ पर एक बार विजुलाइज कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पर रफली बना दूंगा, पूरा नहीं बनाऊंगा PBr322, बस शॉर्टली आपको समझाने के लिए एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। सो इमेजिन ये मेरा PBr322 है, दिस इज अ प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इमेजिन करते हैं, ये एक सीक्वेंस में बताने जा रहा हूँ। दिस सीक्वेंस इमेजिन कर लो फॉर आवर रेफरेंस कि ये एक ऐसा सीक्वेंस है या फिर ऐसा डीएनए सीक्वेंस है जो कि एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस की जीन पोसेस करता है। दैट मीन्स यहाँ पर प्रेजेंट जो डीएनए सीक्वेंस है वो इस पर्टिकुलर वेक्टर को एबिलिटी देता है टू एक्ट अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसको हम यहाँ पर टर्म दे देते हैं एज एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन, येलो वाला, ठीक है। और इस सीक्वेंस के अंदर प्रेजेंट है, इमेजिन कर लेते हैं, ओवर हियर प्रेजेंट है एक रिस्ट्रिक्शन साइट, और ये रिस्ट्रिक्शन साइट जिस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की है, दिस इज PHD1। सो PHD1 का ये एक रिस्ट्रिक्शन साइट यहां प्रेजेंट है इस जगह पर। अब देखो आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ दिस एंजाइम यानी कि इस PHD1 जिसका कि यहां पर रिकग्निशन साइट प्रेजेंट है, राइट, इसका इस्तेमाल करते हैं टू इंसर्ट अ जीन फॉर बीटा गैलेक्टोसाइड प्रोडक्शन एंड द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इज इंसर्टेड इन एन ई कोलाई स्ट्रेन, तो इनमें से क्या आकर करेगा। तो क्या बोला जा रहा है, देखो अगर मैं इस PHD1 का इस्तेमाल करूं टू इंसर्ट माय डिजायर्ड जीन, और वो डिजायर्ड जीन जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइड का प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली PHD1 का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं इसी एंजाइम का, तो ऑब्वियसली वो जाके एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस के अंदर प्रेजेंट ये जो PHD1 रिस्ट्रिक्शन साइट है उस पर कट लगाएगा और वहां पर जाके हमारा डिजायर्ड जीन इंसर्ट करवा देगा, है ना, यही होने वाला है। और ऐसा जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है उसको अगर हम ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्म करवा देते हैं तो इनमें से क्या आकर करेगा। ऑप्शन देखो, इट विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस अ नोवेल प्रोटीन विद डुअल एबिलिटी, तो क्या हम एक ऐसा प्रोटीन नहीं बना पाएंगे जो कि नोवेल प्रोटीन है जिसके पास डुअल एबिलिटी है। पहली चीज तो बीटा गैलेक्टोसाइड जो है वो एक नोवेल प्रोटीन है भाई, क्योंकि ये हमारी डाइट से ही मिलता है, राइट। हमको लैक्टोज शुगर का ब्रेकडाउन करवाना है, राइट, तो उसके लिए ऑब्वियसली वो हमारे डाइट में डेली ही चला आ रहा है, हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स डेली लाइफ में होते हैं। सेकेंडली इसके पास डुअल एबिलिटी नहीं होती है, तो ये स्टेटमेंट वैसे ही भी रॉन्ग है। सेकेंडली अगर हम देखें, इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस टू द होस्ट सेल, मतलब ये होस्ट सेल को, जो इकोलाई सेल जिसके अंदर हमने ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर इंसर्ट करवाया है, वो उसको एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करा पाएगा। ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग द ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स विल हैव द एबिलिटी टू रेजिस्ट एम्पीसिलिन एज वेल एज प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसाइड। तो
जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल है वो अपनी एबिलिटी टू रेजिस्ट एम्पीसिलिन यानी कि एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को रिटेन रखेगा और साथ ही साथ बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी बना पाएगा, या फिर इट विल लीड टू लाइसिस ऑफ द होस्ट सेल, या फिर ये होस्ट सेल को ही ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो इनमें से कौन सी चीजें आपको लगता है होगी? कम ऑन, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का, इफ यू कैन रिमेंबर वेल। देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस छोटे से पोर्शन को ही ना बाहर की तरफ ऐसे निकाल के आपको दिखाता हूं। सो देखो क्या होने वाला है। सो इमेजिन करो कि ये वो सेगमेंट है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस वाला, और हाइलाइटर से इसको थोड़ा सा यहां पर मैं शेड कर देता हूं ताकि आपको वैसा ही फील आए। ठीक है, ओके। सो यहां पर दिस इज माई एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन, और यहां पर मैंने मेरा PST1 का रिस्ट्रिक्शन साइट दिखाया हुआ है। अब जब PST1 एंजाइम का इस्तेमाल करके हम कट लगाएंगे वेक्टर में, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन साइट खुल जाएगी, और हमने अपने डिजायर्ड जीन को भी सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से यानी कि PST1 से ही ट्रीट करवाया होगा, तो दोनों के जो स्टिकी एंड्स होंगे वो बिल्कुल ऑपोजिट होंगे। तो हम उसका इस्तेमाल करके ना इस PST1, इसको PST1 को ना हम ऐसे दिखा सकते थे, इस PST1 के बीच में हम इंसर्ट करवा सकते हैं। ओके, तो PST1 से ट्रीट करवाने पे इसकी स्टिकी एंड्स बनेंगे, 2 एंड्स खुले हुए हैं, और उन एंड्स के बीच में हमने अपना डिजायर्ड जीन इंसर्ट करवा दिया। तो यहां पर मैं यूज करने वाला हूं दिस पर्पल कलर टू शो यू कि यहां पर मेरा डिजायर्ड जीन जो है वो इंसर्टेड है। सो दिस इज माय डिजायर्ड जीन, जो कि एक्चुअली किस लिए है? टू प्रोड्यूस द बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, अब डिजायर्ड जीन मैंने यहां पर इंसर्ट करवा दिया। दैट मींस मेरा जो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस का जीन सीक्वेंस था उसके बीच में मैंने एक नया जीन इंसर्ट करवाया है। अब नया जीन इंसर्ट हुआ है तो मतलब नए न्यूक्लियोटाइड्स इंसर्ट हुए हैं बीच में। अब नए न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट हुए हैं तो इसका मतलब ये जीन का जो सीक्वेंस था वो चेंज हो गया ना। तो ऑब्वियसली जब ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन जब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो वो सेम प्रोटीन नहीं बना पाएगा जो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते थे। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड या फिर न्यू जीन की वजह से इस एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन का इनएक्टिवेशन हो गया। इसे ही हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बुलाते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ, जब नया जीन आ गया आपका एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन जो है वो फंक्शनल नहीं रहा, मतलब जो उसकी एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस प्रोवाइड या फिर कन्फर करने की एबिलिटी थी टू द होस्ट सेल वो भी खत्म हो जाएगी। एंड दैट इज द रीजन, यहां पर याद रखिए, इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस टू द होस्ट सेल। द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। मुझे उम्मीद है आपको अब ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसका कैसे ये राइट आंसर होगा वो भी। तो बच्चों अब हमारे सामने प्रेजेंट है प्रॉब्लम नंबर 16। The question says during the process of gene amplification using PCR, if very high temperature is not maintained in the beginning, then which of the following steps of the PCR will be affected first? तो आपको बताना है कि अगर अपने जीन की एम्पलीफिकेशन यानी कि जीन की नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ाने के लिए जब हम PCR का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम स्टार्टिंग के स्टेप्स में हाई टेम्परेचर मेंटेन नहीं करें तो इनमें से कौन सा स्टेप जो है वो यहाँ पर अफेक्ट होने वाला है। सबसे पहले ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लाइगेशन, ऑप्शन बी एनीलिंग, ऑप्शन सी एक्सटेंशन, या फिर ऑप्शन डी डीनेचुरेशन। एंड द राइट आंसर वुड बी ऑब्वियसली डीनेचुरेशन। भाई स्टार्टिंग में PCR के हमें डीनेचुरेशन करवाने के लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होते हैं। सो अराउंड 94 टू 95 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रेज करके हम 2 DNA की स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर लेते हैं। और अगर हम ये हाई टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली DNA स्ट्रैंड सेपरेट नहीं होंगी, डीनेचर नहीं होंगी, और डीनेचर नहीं होंगी तो ऑब्वियसली आगे यहाँ पर प्राइमर अटैच नहीं हो सकते हैं और एक्सटेंशन नहीं हो सकता है। तो ऑब्वियसली द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। तो बच्चों अब हमारे सामने है प्रॉब्लम नंबर 17, अकॉर्डिंग टू विच a specific recognition sequence identified by endonucleases to make cuts at specific positions within the DNA is। तो बच्चों आपको बताना है कि DNA की स्पेसिफिक पोजीशंस पे एंडोन्यूक्लियसेस को अगर कट करना है तो इनमें से कौन सी स्पेसिफिक रिकग्निशन सीक्वेंस को वो आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए ऑप्शंस हैं आपके सामने। ऑप्शन ए पॉली ए टेल सीक्वेंसेस, ऑप्शन बी डीजेनरेट प्राइमर सीक्वेंस, ऑप्शन सी ओकाजाकी सीक्वेंसेस, या फिर ऑप्शन डी पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। एंड द राइट आंसर ऑब्वियसली आप जानते हो, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस स्पेसिफिक DNA सीक्वेंसेस को कट करते हैं जो कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रीड करने पे सेम पड़ते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, उनको हम बुलाते हैं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। हेंस द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन डी इन दिस केस। सो बच्चों नेक्स्ट वी हैव ऑन स्क्रीन इज प्रॉब्लम नंबर 18। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है आपको 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। स्टेटमेंट 1 और 2 को आपको रीड करना है और फाइंड करना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट। पहली स्टेटमेंट देखिए, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस रिकॉग्नाइजेस स्पेसिफिक सीक्वेंसेस टू कट DNA
known as palindromic nucleotide sequence. जी हाँ, ये परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस हैं वो डीएनए को कट करने के लिए स्पेसिफिक रिकग्निशन सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, जिन्हें हम पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बुलाते हैं। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। स्टेटमेंट सेकंड की बात करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस कट द डीएनए स्ट्रैंड अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट। जी हाँ, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। जैसे कि आप देखोगे, हमने अगर सीक्वेंस लिया था यही वाला GAATTC, तो इस सीक्वेंस का ये 6 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जिसका सेंटर आना चाहिए था यहां पर कहीं, राइट। बट आपने देखा जो कट लगता है वो लगता है ओवर हियर, तो इसका मतलब सेंटर से अ लिटिल अवे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस कट करते हैं कहां पर, रिस्ट्रिक्शन साइट्स पर। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी तो करेक्ट हुई ना। तो दोनों स्टेटमेंट्स यहां पर आपको करेक्ट मिल रही हैं। दैट मींस व्हिच ऑप्शन वुड बी राइट? द ऑप्शन वुड बी option A, that is both statement 1 and 2 are correct in this question. So the right answer is option A, right? So but your next problem that we have from NEET 2022 is problem number 19, and that says which one of the following statement is not true regarding gel electrophoresis technique. तो दी हुई इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक करेक्ट नहीं है? ओके, ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड्स फ्रॉम द जेल इज कॉल्ड एल्यूशन। सो अगरोस जेल से जो सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड्स हैं उनको सेपरेट करने की जो प्रोसेस है या एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रोसेस है उसे हम एल्यूशन बुलाते हैं। बिल्कुल करेक्ट है भाई। हमने देखा था एगरोस जेल पे हमारे जो सेपरेटेड फ्रैगमेंट्स हैं डीएनए के, उनको हम कैसे सेपरेट करते हैं? बाय डिसॉल्विंग द एगरोस, है ना। तो वो जो एगरोस जेल है उसको डिसॉल्व करते हैं और उसके बाद जो हमारा सेपरेशन होता है उन डीएनए फ्रैगमेंट्स का, उसे हम एल्यूशन बुलाएंगे। ओके, ये वाली पर्टिकुलर जो स्टेप है दिस इज करेक्ट। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, वी हैव टू एलिमिनेट दिस वन आउट। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी की बात करते हैं। द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स आर स्टेन्ड बाय यूजिंग एथिडियम ब्रोमाइड। तो जो सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं उनको विजुलाइज करने के लिए उसको हम स्टेन करते हैं विद अ डाई कॉल्ड एथिडियम ब्रोमाइड, जो कि परफेक्टली करेक्ट है। मतलब ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया, बिकॉज हमें तो बार बार वही फाइंड करना है भाई जो गलत है, मतलब जो ट्रू नहीं है। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन, द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर्ड डीएनए बैंड्स ऑन द जेल। तो क्या जेल पर आपको कुछ ऐसे क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जो हैं वो ऐड किए जाते हैं जो कि ब्लू कलर देते हैं, ब्लू कलर के बैंड्स देते हैं जेल पर? जी नहीं। आपको याद होना चाहिए, हम जेल पर प्रेजेंट जो भी डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं उनको विजुलाइज करने के लिए एथिडियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हैं, ना कि किसी क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का। फाइन। और वो हमेशा जब यूवी रेडिएशन से एक्सपोज होते हैं, यानी कि एथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन डाई, मतलब जो डाई से स्टेन होने वाले आपके फ्रैगमेंट्स हैं उनको जब हम यूवी रेडिएशन से एक्सपोज करते हैं तो वो ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड देते हैं, ना कि ब्लू कलर के। सो दैट मीन्स ये पूरी स्टेटमेंट ही गलत है। तो इसका मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी, राइट। बट एक बार हम ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। तो बोला जा रहा है ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स ऑफ डीएनए कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द जेल व्हेन एक्सपोज्ड टू यूवी लाइट। ऑब्वियसली तो यूवी लाइट से एक्सपोज करने पर ऑब्वियसली है एथिडियम ब्रोमाइड से जो स्टेन्ड आपके फ्रैगमेंट्स हैं वो ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखाई देते हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए इसको भी एलिमिनेट करना पड़ता। राइट आंसर इज ऑप्शन सी इन दिस केस। आई होप यू गॉट दिस वन। सो बच्चों, नेक्स्ट वी हैव ऑन स्क्रीन इज प्रॉब्लम 20। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम, जो कि एक क्या है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखो असर्शन और रीजन आपको दे रखे हैं। लेट्स रीड असर्शन में आपको क्या स्टेटमेंट दे रखी है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन। सो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जैसे हम पीसीआर बुलाते हैं, उसको हम डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब डीएनए की नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ाने के लिए। और ये सच भी है, राइट। तो इसका मतलब असर्शन की जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। बात करते हैं रीजन की। सो बोला जा रहा है दी एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन इज यूज्ड एज सिलेक्टेबल मार्कर टू चेक द ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन जो है वो एक सिलेक्टेबल मार्कर की तरह इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड आउट विच सेल इज ट्रांसफॉर्म्ड एंड विच इज नॉट। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। बट डू यू थिंक पीसीआर और एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन का कोई कोरिलेशन है? डू यू थिंक ये आपस में रिलेटेड है? क्या ये जो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस वाला स्टेटमेंट है ये करेक्ट रीजन है फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बीइंग अ प्रोसेस जिससे हम डीएनए एम्प्लीफाई कर लें? जी नहीं, दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, बट जो रीजन है वो इस असर्शन का, इस स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो जो राइट आंसर होगा वुड बी, देखो यहां पर बी वाला, देखो बोथ ए एंड आर, दैट इज असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. The reason is not the correct explanation for the assertion, right? So यहाँ पर याद रखिएगा, the right answer would be option B. So बच्चों, next we have is problem number 21.
according to this problem, which of the following is not a desirable feature of a cloning vector? तो क्लोनिंग वेक्टर का इनमें से कौन सा फीचर डिजायरेबल नहीं है, जो हम नहीं चाहते हैं? ठीक है, ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ अ मार्कर जीन, ऑप्शन सी प्रेजेंस ऑफ सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट, या ऑप्शन डी द प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिकग्निशन साइट्स। अब देखो बच्चों, इनमें से कौन सा फीचर जो है वो एक डिजायरेबल फीचर नहीं माना जाता है? आपको पता है एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए भाई। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो साइट है जहां से रेप्लिकेशन बिगिन करता है। तो वेक्टर अगर रेप्लिकेट ही नहीं कर पाएगा होस्ट सेल के अंदर, तो आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज कैसे बनेंगी ना? तो आपको एक वेक्टर के अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो चाहिए। इट इज अ डिजायरेबल फीचर, बट हमें फाइंड करना है द वन विच इज नॉट अ डिजायरेबल फीचर। तो इसका मतलब ये तो एलिमिनेट करना पड़ेगा बिकॉज वी डिजायर टू हैव इट। देन उसके बाद ऑप्शन बी देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ मार्कर जीन। सेलेक्टेबल मार्कर भी भाई रिक्वायर्ड है। क्या करते हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स? ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स यानी कि ट्रांसफॉर्म्ड सेल को नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल से डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस वाला जो जीन था वो हेल्प करता है, राइट? तो ऐसे में देखा आपने यहाँ पर जो ये वाला जो फीचर है ये भी रिक्वायर्ड है, डिजायर्ड है, इसका मतलब इसको भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब आते हैं ऑप्शन सी एंड डी पर। बोला जा रहा है सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट होना चाहिए या फिर 2 या 2 से ज्यादा रिकग्निशन साइट्स होने चाहिए। अब इनमें से कौन सा बेटर फीचर होगा और कौन सा नहीं चाहिए? देखो, माना जाता है किसी भी क्लोनिंग वेक्टर में, एक नेचुरल क्लोनिंग वेक्टर के अंदर जितनी लेस नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट्स या फिर रिकग्निशन साइट्स होंगी उतना डिजायरेबल है। द रीजन इज, देखो, कम से कम होनी चाहिए या फिर सिंगल ही हो, ऐसा अगर इसलिए देखो अगर ज्यादा नंबर ऑफ रिकग्निशन साइट्स होंगी तो आप देखोगे मल्टीपल जगह पर कट लगेंगे वेक्टर के अंदर और मल्टीपल जगह पर जो डिजायर्ड जीन है वो इंसर्ट हो जाएगा, राइट? और अननेसेसरी पोजीशंस पे जब वो ऐड हो जाएगा तो इट विल क्रिएट कॉम्प्लिकेशंस इन दी जीन एक्सप्रेशन, तो वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और उसको प्रिवेंट करने के लिए वी वुड से कि जितनी लीस्ट नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट्स हो उतना बेटर होगा। सो प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट ये एक डिजायरेबल फीचर है, इसको भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, राइट? 2 या 2 से ज्यादा होंगी तो उतनी प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा, इसलिए ये एक अनडिजायरेबल फीचर है। So remember this thing well. This is going to be our right answer, जो कि एक wrong statement को बता रहा है, एक undesirable feature को बता रहा है about a cloning vector. So the right answer is option D. तो बच्चों आइए बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 22 पर। क्वेश्चन कह रहा है सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स इज डन बाय अ टेक्निक नोन एज। तो डीएनए फ्रैगमेंट्स का सेपरेशन हम इनमें से किस टेक्निक की मदद से करते हैं? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से, ऑप्शन बी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की मदद से, ऑप्शन सी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से, या फिर ऑप्शन डी सडन ब्लॉटिंग की वजह से। सो द राइट आंसर आप सभी जानते हो, डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल करते हैं। सो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन ए। तो बच्चों अब हमारे सामने है प्रॉब्लम नंबर 23। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द एंजाइम, अब देखो एंजाइम आपको आइडेंटिफाई करने हैं। पहले केस में, ए केस में बोला जा रहा है इज नीडेड फॉर आइसोलेटिंग अ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द प्लांट सेल्स, एंड एंजाइम जो बी है वो आइसोलेट करता है जेनेटिक मटेरियल को फ्रॉम द फंगस। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो भाई हमें बताना है कि मुझे पहले केस में यानी कि ये जो एंजाइम ए है ये एक प्लांट के सेल से जेनेटिक मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प कर रहा है, और जो हमारा एंजाइम बी है वो जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट कर रहा है फ्रॉम द फंगस। तो इनमें से कौन से वो एंजाइम्स होंगे? अब ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सेल्यूलेज एंड लाइपेज, ऑप्शन बी सेल्यूलेज एंड प्रोटीएज, ऑप्शन सी सेल्यूलेज एंड काइटिनेज, या फिर ऑप्शन डी काइटिनेज एंड लाइपेज। अब आपको इतना लॉजिक लगाना है, प्लांट सेल में भाई प्लांट सेल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। तो भाई अगर मुझे प्लांट सेल के अंदर तक जाके उसका जेनेटिक मटेरियल आइसोलेट करना है, उससे पहले मुझे उसकी प्लांट सेल वॉल को ब्रेक करना होगा, जिसके लिए सेल्यूलोज डाइजेस्ट करना होगा, और सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है सेल्यूलेज। सिमिलरली जो फंजाई की सेल वॉल होती है उसको हमें ब्रेक करना होगा, तब जाके ही हम उसका जेनेटिक मटेरियल निकाल पाएंगे ना। तो उसकी जो सेल वॉल होती है वो बनती है काइटिन की, और उसको रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड काइटिनेज। तो इसका मतलब प्लांट सेल को ब्रेक करने के लिए वी रिक्वायर सेल्यूलेज, और यहाँ पर जो फंगल सेल वॉल है उसको ब्रेक करने के लिए वी रिक्वायर काइटिनेज। तो ए एंजाइम जो है वो प्लांट से रिलेटेड था, इसका मतलब वो सेल्यूलेज होना चाहिए, और बी वाला काइटिनेज। राइट आंसर इज ऑप्शन सी इन दिस केस। आई होप यू गॉट दिस वन वेरी वेल। तो बच्चों नेक्स्ट वी हैव इज प्रॉब्लम 24। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। अगेन देखो, अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन भी असर्शन रीजन बेस्ड है। असर्शन दे रखा है, रीजन दे रखा है। लेट्स फाइंड आउट असर्शन और रीजन के स्टेटमेंट्स कैसे करेक्ट हैं, रॉन्ग है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का या नहीं। चलिए, असर्शन बोल रहा है व्हेन अ पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट्स स्ट्रैंड ऑफ डीएनए
overhanging stretches or sticky ends are going to be formed. तो देखा ही है आपने, जब भी एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो कट करता है डीएनए के स्ट्रैंड को, तो आपने स्टिकी एंड्स या फिर कुछ ओवरहैंगिंग डीएनए की स्ट्रेचेस जो कि अनपेयर्ड है वो फॉर्म होती हुई नजर आती हैं। करेक्ट स्टेटमेंट है। बात करते हैं रीजन की। रीजन देखते हैं, बोला जा रहा है सम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट। एग्जैक्टली, तभी तो स्टिकी एंड बनता है ना। स्टिकी एंड बनेगा ही कैसे? अगर सीक्वेंस के, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बीचों बीच कट लगेगा दोनों एंड से, तो इसका मतलब ये एक स्टिकी एंड नहीं बनने वाला, वो ब्लंट एंड्स बनेंगे, राइट। देखो, अगर यही बता देता हूँ, मेरे पास अगेन वापस वही एग्जांपल ले रहा हूँ GATTC का। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस 6 न्यूक्लियोटाइड्स का है। अगर बीचों बीच कट होता तो यहाँ पर ब्लंट एंड्स बनने चाहिए थे, बट क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर कट हो रहा है, राइट। और जो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा उसमें भी देखो, तो यहां पर इधर कट आ रहा है। अगर सेंटर से कट होता तो बिल्कुल देखो दोनों तरफ से इक्वल न्यूक्लियोटाइड्स कंटेनिंग फ्रैगमेंट सेपरेट होते, तो वैसे में ब्लंट एंड्स बनते। यहां पर देखो स्टिकी एंड्स बनेंगे, राइट। और इसलिए आपको याद रखना है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो इस तरीके के स्टिकी एंड्स को प्रोड्यूस करता है वो पैलिंड्रोमिक साइट के सेंटर से थोड़ा अवे कट करते हैं, नो। तो अगर सेंटर ओवर हियर था, सेंटर हमारा कहीं यहाँ पर था, तो उससे सेपरेट थोड़ा सा दूर जाके यहाँ कट किया है और थोड़ा सा दूर जाके यहाँ कट किया है, तब जाके ही ओवरहैंगिंग जो स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स हैं या फिर जो जिनको आप स्टिकी एंड्स बुलाते हो वो बनते हैं। सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से रिलेटेड आई थिंक दोनों ही जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं, और साथ ही साथ जो रीजन है वो एग्जैक्टली करेक्ट रीजन है फॉर व्हाई द स्टिकी एंड्स आर गोइंग टू बी फॉर्म। तो इसीलिए हम कह सकते हैं बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एज वेल एज जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फॉर द असर्शन। तो हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। So I hope you got this question very well. तो बच्चों अब हम बात करने जा रहे हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 25 की, जहां पर हमें मैच करना है लिस्ट 1 के आइटम्स को लिस्ट 2 से। लिस्ट 1 में वी हैव ऑन नंबर 1 इज जीन गन। याद करो जीन गन क्या था। जीन गन जो है वो एक वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर का मेथड है। तो मतलब हम जीन को ट्रांसफर तो कर रहे हैं बट विदाउट यूजिंग वेक्टर, और इसीलिए याद करिए यहाँ पर कहाँ पर मैचिंग होने वाला है जीन गन का। इट इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर द जीन ट्रांसफर और द ट्रांसफर ऑफ जीन। ठीक है, चलिए जीन थेरेपी, ऑल्दो आपने इसको इस चैप्टर में नहीं पढ़ा है, आगे वाले चैप्टर एप्लीकेशन वाले पोर्शन में पढ़ोगे, बट स्टिल आई विल टेल यू। थेरेपी वर्ड बता ही रहा है कि यहाँ पर आप ट्रीटमेंट में इसे इस्तेमाल करने वाले हो, तो जो भी जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए हम यहाँ पर जीन थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। सो बेसिकली जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर जो कि फॉल्टी जीन की वजह से राइज करते थे उनको ये रिप्लेस कर देता है विथ दी हेल्दी जीन्स, तो इसको हम जीन थेरेपी बुलाएंगे। फाइन, देन वी हैव जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग का मतलब क्या हुआ? मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ योर जीन। तो इसका मतलब यहाँ पर टू obtain identical copies of a particular DNA molecule would be called gene cloning। मतलब मल्टीपल क्लोन का मतलब ही क्या होता है? मल्टीपल कॉपीज बनाना ना, एग्जैक्टली सेम कॉपीज बनाना, रेप्लिकास बनाना। देन जीनोम क्या है बच्चों? जीनोम है द टोटल डीएनए ऑफ द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कितना टोटल जो डीएनए है उसको हम टोटल टर्म देते हैं जीनोम। सो यहाँ पर देखा आपने ए मैच किया विद सेकेंड, बी विद फर्स्ट। ए सेकेंड से और बी फर्स्ट से कहाँ मैच कर रहा है? देखो ए सेकेंड से यहाँ मैच कर रहा है और यहाँ कर रहा है, और बी फर्स्ट से केवल यहीं कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं, सी वाला फोर्थ से मैच कर रहा है, एग्जैक्टली कर रहा है, और डी वाला थर्ड से, जो कि यहाँ पर है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इजी था ना? तो बच्चों वी हैव ऑन स्क्रीन नाउ प्रॉब्लम नंबर 26। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम लेट्स सी क्या बोला जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू द प्लांट सेल। तो एक फॉरेन डीएनए को प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस करने के लिए इनमें से किस मेथड का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं? ठीक है, सो ऑप्शन ए बैक्टीरियोफाजेस का इस्तेमाल, ऑप्शन बी एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन सी जीन गन, या फिर ऑप्शन डी डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स। तो आप सभी को याद होगा प्लांट्स के केस में हम यहाँ पर एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जो ट्रांसफर होता था ना, ट्रांसफॉर्मेशन होता था जीन का, जैसे हम टीडीएनए के थ्रू करते थे, राइट। फिर जीन गन का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं, ओके। एंड डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स, जो कि टीडीएनए का ही एग्जांपल है, बिकॉज वहाँ पर पैथोजन वाला जो पोर्शन है, जो डिजीज कॉजिंग जीन सीक्वेंसेस है, उनको हम वेक्टर से हटा देते हैं और उसके बाद ट्रांसफर करते हैं। जो राइट आंसर है वो बैक्टीरियोफाजेस होगा बच्चों। बैक्टीरियोफाजेस का हम क्लोनिंग वेक्टर की तरह इस्तेमाल करते हैं टू इंसर्ट अवर डिजायर्ड जीन इन बैक्टीरिया, नॉट द प्लांट सेल। हमें प्लांट सेल में यहाँ पर इंसर्शन करवाना है, तो उसके लिए हम बैक्टीरियोफाजेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं।
तो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, बैक्टीरियोफाजेस। सो बच्चों अब हमारे सामने है प्रॉब्लम नंबर 27। आइए देखते हैं। रेफर टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और उनको रीड करने के बाद वी हैव टू गो थ्रू कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट। चलिए, पहली स्टेटमेंट बोल रही है एगरोस इज अ नेचुरल पॉलीमर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीवीड। एग्जैक्टली, एगरोस जेल बनाने के लिए हमें अगार का इस्तेमाल करना पड़ता है और अगार आप जानते हो एक नेचुरल पॉलीमर है जो कहाँ से मिलता है, सीवीड से। जैसे कि आपको याद है रेड एल्गी में हमने ग्रासिलेरिया और जेलिडियम लिया था ना, तो जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया से ऑब्टेन होने वाला ये आपको एक नेचुरल पॉलीमर मिलता है, विच इज परफेक्टली करेक्ट। इट इज अ सीवीड, राइट, जिससे हमको ये मिलेगा। तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट करेक्ट है, टिक लगा लेते हैं भाई छोटा सा। देन वी हैव सेकंड स्टेटमेंट सेइंग द सेपरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स इन एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द डीएनए। तो जब एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे डीएनए फ्रैगमेंट्स का सेपरेशन होता है तो वो होता है बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द डीएनए, एंड ये भी करेक्ट है। जितना छोटा डीएनए का साइज होगा, फ्रैगमेंट का साइज होगा, उतना ज़्यादा वो ट्रैवल करके सेपरेट होगा, और जितना बड़ा साइज होगा वो उतना कम ट्रैवल करके सेपरेट हो जाएगा, राइट। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट ही है, तो आगे टिक लगा लेते हैं। द डीएनए माइग्रेट्स फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। सो डीएनए जो है वो एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड से पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड की तरफ मूव करता है। जी हाँ, करेक्ट। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो डीएनए होता है वो खुद नेगेटिवली चार्ज होता है फॉस्फेट ग्रुप की वजह से, और उसको हम लोड करते हैं टुवर्ड्स वन एंड जो कि नेगेटिव टर्मिनल यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होता है। और जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो ऑब्वियसली नेगेटिवली चार्ज जो भी डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगते हैं। सो दैट मीन्स ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है। अब यहां देखो बोल रहे हैं डी वाले में द डीएनए माइग्रेट्स फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड टू द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, डीएनए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव नहीं करेगा। द रीजन बीइंग डीएनए खुद ही नेगेटिव है और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करेगा, बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर ना, अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज शुड मूव फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसीलिए दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो अगर मुझे करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स फाइंड करनी है तो देयर गोइंग टू बी ए, बी एंड सी। सो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, ए, बी एंड सी ओनली। आई होप यू गॉट दिस वन। तो बच्चों अब हमारे सामने है प्रॉब्लम 28 फ्रॉम द ईयर 2022। क्वेश्चन कह रहा है पैथोजेनिक बैक्टीरिया गेन रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स ड्यू टू चेंज इन देयर। तो भाई हमें बताना है जो भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उनमें आखिरकार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहाँ से आ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए न्यूक्लियोइड, ऑप्शन बी कॉस्मेट्स, ऑप्शन सी प्लाज्मेट्स या ऑप्शन डी न्यूक्लियस। अब आपको पता है बैक्टीरिया की बात हो रही है तो न्यूक्लियस तो होगा नहीं, बिकॉज मोनोनेंस के पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका मतलब ये तो करेक्ट हो नहीं सकता, राइट। अब देखो न्यूक्लियोइड या फिर प्लाज्मेट्स या फिर कॉस्मेट्स, सोचो बच्चों यहाँ पर पैथोजेनिक बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स कौन प्रोवाइड कर सकता है। आपने कोई एग्जाम्पल पढ़ा है, हमने वेक्टर्स पढ़े हैं भाई, वेक्टर्स में हमने प्लाज्मेट पढ़ा है, प्लाज्मेट में आपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन देखे थे। अब प्लाज्मेट तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ही है ना जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है, तो प्लाज्मेट के अंदर ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर उस प्लाज्मेट के अंदर म्यूटेशन की वजह से कुछ ऐसा जीन डेवलप हो जाए जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोटीन्स बनाने लगे, तो इसका मतलब जो भी एबिलिटी है टू रेजिस्ट अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स इट इज गोइंग टू बी कन्फर्ड बाय द एम्पिसिलिन और दी बेसिकली एनी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो कि प्लाज्मेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। सो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, प्लाज्मेट इटसेल्फ। ओके, तो बच्चों अब हमारे सामने है नीट 2023 का क्वेश्चन जो कि है प्रॉब्लम 29। अब इसी साल ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर। सच एन ईजी क्वेश्चन भाई, हमें सिर्फ इतना ही पहचानना है कि इनमें से कौन सा एक क्लोनिंग वेक्टर नहीं है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ऑप्शन बी PBR322 दैट इज आप जानते ही हो ये प्लाज्मेट बेस्ड वेक्टर है। देन यहाँ पर सी एक प्रोब है, या फिर ऑप्शन डी BAC दैट इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अब आप सभी को अच्छे से पता है द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, प्रोब इटसेल्फ। प्रोब एक ऐसा शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए है जिसका नोन सीक्वेंस होता है, मतलब उसका सीक्वेंस हमें पता है और उसका जनरली हम इस्तेमाल करते हैं टू आइडेंटिफाई द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, या फिर किसी सीक्वेंस को अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है जीनोम में तो मैं एक स्पेसिफिक उस सीक्वेंस के ही ऑपोजिट यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को लैबोरेटरी में सिंथेसाइज करके और उसको छोड़ देता हूं ताकि वो जाके उससे बाइंड कर जाए, मतलब मेरे ही जो डिजायर्ड सीक्वेंस है उससे जाके वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बाइंड कर जाए। तो एक नॉन कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो है वो प्रोब की तरह एक्ट करता है, राइट। और बाकी YAC, PBR322 और जो BAC हैं दे आर ऑल क्लोनिंग वेक्टर्स। सो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन C. So बच्चों another very easy question coming up from this year
as problem 30 says which of the following acts as molecular scissors। भाई इनमें से कौन जो है वो molecular scissors की तरह act करते हैं। भाई कटिंग ऑफ डीएनए का काम कौन कर रहा है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ऑप्शन बी डीएनए लाइगेज, ऑप्शन सी आरएनए पॉलीमरेज या ऑप्शन डी डीएनए पॉलीमरेज। वेरी इजी क्वेश्चन। आप सभी को पता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ही राइट आंसर है, बिकॉज ये वो ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि डीएनए को कट करते हैं स्पेसिफिक साइट्स पे, सो दे एक्ट एज मॉलिक्यूलर सीजर्स। राइट आंसर वुड बी ऑप्शन ए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। डीएनए लाइगेज नहीं हो सकता बिकॉज डीएनए लाइगेज ग्लूइंग का काम करता है, जोड़ने का काम। पॉलीमरेजेस सिंथेसिस करते हैं डीएनए की स्ट्रैंड्स का बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स, राइट? सो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन ए। तो बच्चों नेक्स्ट वी हैव इज प्रॉब्लम 31 जो कि है फ्रॉम नीट 2023 मणिपुर। द क्वेश्चन सेज थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर वाज आइसोलेटेड फ्रॉम। तो पीसीआर में इस्तेमाल होने वाला एक थर्मोस्टेबल यानी कि हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहने वाला डीएनए पॉलीमरेज इनमें से किस स्पीशीज और ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किया गया है? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए थर्मस एक्वाटिकस, ऑप्शन बी एस्केरिशिया कोलाई, ऑप्शन सी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस या फिर ऑप्शन डी बैसिलस thuringiensis। सो द राइट आंसर वुड बी थर्मस एक्वाटिकस। यू नो वेरी वेल, ये जो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है इसका नाम भी यही है, टैक पॉलीमरेज। क्या नाम है इसका? टैक पॉलीमरेज, जो कि हाई टेम्परेचर्स पे भी डीएनए का सिंथेसिस कर सकता है। ओके, सो याद रखिएगा टी स्टैंड्स फॉर यहाँ पर थर्मस एंड एक् स्टैंड्स फॉर एक्वाटिकस, इसीलिए नाम जो है वो इनके ही उस ऑर्गेनिज्म जिससे इसको आइसोलेट किया गया है उससे ही नाम इसका पड़ा है। ये एक थर्मो एसिडोफाइल है, एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि थर्मल वेंट्स में आपको मिलता है, हॉट वाटर स्प्रिंग्स में मिलता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो बच्चों अब हमारे सामने है प्रॉब्लम नंबर 32 that says ligation of foreign DNA at which of the following site will result in the loss of tetracycline resistance of PBr322। So PBr322 नाम का ये जो क्लोनिंग वेक्टर है, अगर मुझे इसकी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस को लूज करवाना है तो इनमें से किस रिस्ट्रिक्शन साइट पे मुझे अपना फॉरेन डीएनए ऐड करवाना चाहिए, इंसर्ट करवाना चाहिए? यू नो जब भी किसी फॉरेन डीएनए का इंसर्शन हम किसी भी रेजिस्टेंस वाले जीन में, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की सीक्वेंस में ऐड करवा देते हैं, तो क्या होगा? इंसर्शन की वजह से नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो गए ना वहाँ बीच में, तो उस वजह से जो जीन की फंक्शनैलिटी थी वो लूज हो जाएगी और इसी को हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए PST1, ऑप्शन बी PVU1, फिर उसके बाद वी हैव EcoR1 या फिर ऑप्शन डी BAMH1। ठीक है, चलो जल्दी से आपको यहाँ पर उसके लिए PBr322 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तभी उसके बिना आप इसको कर नहीं सकते हो। मैंने आपको बोला भी था ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है बिकॉज NCERT का डायग्राम है, यू कांट अफोर्ड टू स्किप इट। सो यहाँ पर जल्दी से मैं आपको PBr322 का स्ट्रक्चर खुद से ड्रॉ करके बता रहा हूँ ताकि आप रिकॉल कर पाओ। चलो यहाँ पर सबसे पहले लेट मी ड्रॉ वन बिग सर्कल ताकि हम यहाँ पर दिखा सकें हमारे प्लाज्मिड को। सो ये मैं प्लाज्मिड ड्रॉ करने जा रहा हूँ, प्लीज बेयर विथ माई ड्रॉइंग। हाँ, तो देखो अभी के लिए आपको क्या समझना है कि ये आपके पास एक सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है जो कि प्लाज्मिड है और ये स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ किसका? PBr322 प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर है ये। अब देखो यहां पर कुछ पहले तो मैं रीजन्स मार्क करने जा रहा हूं नाउ फॉर यू टू रेफर वेल। सी एक रीजन आपका ये बनाने जा रहा हूं मैं। ये जो रीजन है ना, ये जो सेगमेंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट होगा इस पर्टिकुलर रीजन में, ये पोजेस करता है द जीन फॉर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। तो एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाला जीन है वो ये है। दूसरा मैं जीन बनाने जा रहा हूं यहां पर इस तरीके से जो कि हमें अनदर एंटीबायोटिक दैट इज टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी माय अनदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो कि सिलेक्टेबल मार्कर्स की तरह करते हैं। तो दिस इज वन सिलेक्टेबल मार्कर, दिस इज अनदर वन। अब आपको यहाँ पर एक ORI साइट भी मिलेगी, सो इसको मैं छोटी सी बना देता हूँ। दिस इज माय ORI साइट एंड एक और साइट आपको मिलती है विच इज कॉल्ड द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, ROP साइट। तो दिस इज वन अनदर साइट। तो मेजर ये साइट्स मिल रही हैं। येलो वाली दोनों साइट्स जो हैं दे आर व्हाट, वो है हमारी सिलेक्टेबल मार्कर्स, जहां पर दिस वन इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, एंटायर येलो पोर्शन, एंटायर ये वाला येलो पोर्शन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है।
ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर मार्क करने जा रहे हैं वो स्पेसिफिक रीजन्स को या फिर वो स्पेसिफिक साइट्स जो कि इन पर्टिकुलर रीजन्स में पाई जाती हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलेगा वन पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन साइट विच इज PST1। तो नाम बता रहा है ये प्रोविडेंशिया स्टुअर्टाई नाम के बैक्टीरिया से मिलेगा, ठीक है। उसका ये आइसोलेट करने वाला जो एंजाइम है उसकी रेस्ट्रिक्शन साइट यहाँ प्रेजेंट है। सिमिलरली आपको सेकेंड अनदर जो आपको एक और रेस्ट्रिक्शन साइट मिलती है इन दी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन वाले रीजन में, दैट इज PVU1, दैट इज प्रोटियस वल्गैरिस नाम के बैक्टीरियम से इसको हमने यहाँ पर क्या किया, आइसोलेट किया है इस एंजाइम को, और उसका रेस्ट्रिक्शन साइट यहाँ प्रेजेंट है। देन आउट ऑफ दीज, मतलब इस नॉर्मल रीजन में जहां पर कोई एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन नहीं है, यहां पर आपको 3 रेस्ट्रिक्शन साइट्स मिलती हैं। वन ओवर हियर जो कि है बड़ी कॉमन वाली विच इज इको R1, ठीक है। इकोलाई से मिलने वाला ये बैक्टीरियम का रेस्ट्रिक्शन साइट यहां पर है, राइट, इस एंजाइम का। फॉलोड बाय CLA1 जो कि कैरियोफैनन लैटम नाम के बैक्टीरियम से मिलता है, उसका एंजाइम का ये रेस्ट्रिक्शन साइट है कैरियोफैनन लैटम से। देन उसके बाद यहां पर अनदर साइट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट जो कि है HIND3, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से मिलने वाला, राइट, ओके। देन उसके बाद यहां पर अब देखो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस में आपको कौन कौन से मिलेंगे। एक आपको मिलेगी साइट दैट इज BAMH1, और दूसरी जो आपको टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के ही रीजन में मिलने वाला है दैट इज गोइंग टू बी SAL1, राइट। और यहां पर आरओपी वाले रीजन में, इसको मैं मार्क कर दूं, यह आरओपी रीजन था आपका, एंड दिस वाज ORI साइट। आरओपी रीजन में ना आपको अगेन एक साइट देखने को मिलती है विच इज ऑफ PVU2, ठीक है, ओके। अब देखो यहां पर मुझे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को यहाँ पर उसकी एक्टिवेशन को, मतलब उसका जो जीन है उसकी फंक्शनैलिटी को लूज करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, हमारे उन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करूँगा जो कि जिनकी रेस्ट्रिक्शन साइट्स यहाँ प्रेजेंट है, और उनकी मदद से यहाँ पर एक फॉरेन जीन इंसर्ट करवा दूंगा। तो देखो इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर कौन सी रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट है, BAMH1 और SAL1। तो अगर मैं इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करवा के नया DNA जो है वो यहाँ लाइगेट कर दूं, यहाँ पर इंसर्ट कर दूं, तो इट विल लीड टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। इसलिए देखो BAMH1 और SAL1 में से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन प्रेजेंट है जिससे हम ट्रीट करवा सकते हैं और हमारा फॉरेन DNA जो है वो लाइगेट करवा सकते हैं। इट इज गोइंग टू बी BAMH1 एंड हेंस द राइट आंसर वुड बी BAMH1। सो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा बच्चों। आई होप समझ में आ गया। अगर आपको एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस को रिमूव करवाना था तो आप या तो PST1 से या फिर PVU1 से कट करवाते अपने प्लाज्मिड वेक्टर को। सो आई होप द राइट आंसर वुड बी जो डी है BAMH1 वो आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने सेशन की लास्ट प्रॉब्लम की ओर विच इज प्रॉब्लम नंबर 33। द क्वेश्चन इज अ मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन, जहां पर कॉलम 1 के आइटम्स को मैच करना है करेक्टली विद कॉलम 2 एंड फाइंड करना है करेक्ट ऑप्शन को। चलो फर्स्ट कॉलम में पहला आइटम है कैनामाइसिन, ओके। और देखिए कैनामाइसिन को यहाँ पर किससे मैच किया जा सकता है। देखो एक कंफ्यूजन क्या क्रिएट हो सकता है, कैनामाइसिन R जीन यानी कि कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन। तो कैनामाइसिन जो है आप कह सकते हो देखो सेलेक्ट हो सकता है सेलेक्टेबल मार्कर की तरह भी या फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की तरह। तो रादर यहाँ पर रेजिस्टेंट जीन का नाम लिया जा रहा है, इसका मतलब हम इस कैनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन को एक सेलेक्टेबल मार्कर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी कि डी जो है वो सेकेंड से मैच होना चाहिए, इसलिए आप देखो कि A4 से मैच करेगा। तो A4 से कहाँ मैच कर रहा है, ओवर हियर इन ऑप्शन सी। देखो A4 से यहाँ मैच हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद जो हमारा डी है वो सेकंड से मैच हो रहा है एग्जैक्टली। अब देखो CLA1, आपको पता है ये CLA1 जो है वो कैरियोफैनन लैटम से मिलने वाला एंजाइम है जिसकी रेस्ट्रिक्शन साइट आपको मिलती है। तो दिस इज द रेस्ट्रिक्शन साइट, तो बी थर्ड से मैच कर रहा है ओवर हियर ओनली। एंड डिसार्म्ड रेट्रोवायरसेस का इस्तेमाल किया जाता है एज क्लोनिंग वेक्टर्स और वो डिलीवर करते हैं जीन को इनटू द एनिमल सेल्स। तो इसका मतलब यहाँ पर सी जो है वो सी वाला जो होगा दैट इज गोइंग टू मैच विद द फर्स्ट। तो सी फर्स्ट से कहाँ मैच हो रहा है, ओवर हियर ओनली। तो इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर है बच्चों दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी इन दिस केस। बाकी सारे के सारे ऑप्शंस हो जाते इनकरेक्ट एंड गॉट एलिमिनेटेड। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इसी के साथ फिनिश होते हैं हमारे PYQs फ्रॉम द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। आई होप इस चैप्टर के सारे PYQs आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और जैसा कि आप सभी जानते हो लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।